हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। अगर आप भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करना चाहते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करना चाहते हैं, तो पूरे विज्ञान के जो जितने भी सूत्र हैं सारा एक वीडियो में लेके आया हूँ। चैप्टर वाइज है, शॉर्टकट के साथ याद करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ याद करेंगे, ठीक है, और इंपॉर्टेंट नोट के साथ याद करेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। आप लाइक करने में बहुत ज्यादा कंजूस कर दो यार, कंजूसी करके कहाँ जाओगे, लाइक कर दो यार, और वीडियो को शेयर जरूर करना है। और हाँ, आप बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंट लाना चाहते हैं अपना नाम के साथ कमेंट में परसेंटेज जरूर लिख दें, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर हमारे पास है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो सबसे आसान जो क्वेश्चन जो आता है 1 नंबर या फिर 2 नंबर में, वो आता है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। फोकस दूरी को हम दर्शाते हैं एफ के द्वारा और वक्रता त्रिज्या को दर्शाते हैं हम आर के द्वारा। तो जो एफ होता है ना, वो आर का आधा होता है, ठीक है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, यानी कि एफ बराबर आर बट्टे 2। एफ आपकी फोकस दूरी होती है और आर आपकी त्रिज्या होती है। अगर आपको यहाँ से आर निकालना है, आर क्या हो जाएगा, ये बट्टे का तो इधर आके गुणे में आ जाएगा, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 2f। तो आर बराबर क्या होता है 2f, ये एफ बराबर क्या होता है आर बट्टे 2। आर आपकी वक्रता त्रिज्या है और एफ आपकी फोकस दूरी है, ठीक है। और फोकस दूरी किसे कहते हैं, ठीक है। वक्र त्रिज्या क्या होती है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है चैप्टर नंबर 9 में, नहीं एनसीईआरटी बुक के आधार पर, जिसकी मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो देखो, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और ये देखो फोकस और पी एफ, ये जो एफ है आपका और ये जो ध्रुव है, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। चित्र भी आप बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, ये हमारी आपतित किरण है, ये माध्यम से टकराने के बाद मुड़ गई तो ये अपवर्तित हो गई। तो ये जो आपतन कोण आई है और ये जो परावर्तन कोण आर है, तो इसमें एक अनुपात होता है, साइन आई बट्टे साइन आर एक नियतांक होता है, एन से दर्शाते हैं, और इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। ये 1 नंबर में 2 नंबर में अलग से भी आ जाता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, लिख के बताइए, ठीक है। और प्रकाश की जो चाल होती है, याद रखिएगा, प्रकाश की चाल को सी से दर्शाते हैं और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि प्रकाश की चाल बताओ कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सिंपल हो गया होगा, लिख लिया आपने। नेक्स्ट सूत्र पे आ जाओ, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का क्या होता है, 2 माध्यम है, ठीक है। सपोज करो 2 माध्यम है, तो प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो उनका जो अनुपात होता है ना, उसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखो, अपवर्तनांक को हम एन से, एन इसे ईटा ऐसे लिखा जाता है, एन से प्रदर्शित करते हैं। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल को आप बोल सकते हैं, निर्वात में भी बोल सकते हैं, निर्वात मतलब खाली जगह, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल बट्टे में माध्यम में प्रकाश की चाल। सपोज करो हमारे पास एक कमरा है अभी, ठीक है, और वायु बाहर से आ रही है, एकदम खुले माध्यम से आ रही है, खुले से आ रही है, कमरे में आ रही है, तो कमरे में अगर कुछ होगा तो एक माध्यम होगा, अगर बाहर से आ रहा है तो वो निर्वात खुली जगह से आ रहा है। 2 माध्यम है यहाँ पर, तो वायु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है, एक माध्यम वायु हो गया, दूसरा माध्यम हमारा कुछ भी हो सकता है, तो उनका जो अनुपात होता है उसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल को हम सी से दर्शाते हैं, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे कांच हो सकता है, जल हो सकता है, वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम वी से दर्शाते हैं। तो एन बराबर होता है सी बट्टा वी। एन बराबर क्या होता है, सी बट्टा वी। सूत्रों को आप बोल के रट के याद नहीं कर सकते, आप 10 बार बोलो, 50 बार बोलो, भूल जाओगे। आप 10 बार बोलो और 50 बार कॉपी में लिखो, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक होती है, आप जब क्वेश्चन सूत्र लिखना स्टार्ट करोगे ना, आपका पेन ऑटोमेटिकली चलने लगेगा, लिखते लिखते ऐसा मेमोरी में छप जाता है, ठीक है। तो इन सूत्रों को आपको लिख लिख के याद करना है, ये नहीं कि सिर्फ मुंह में 2 बार बोल दे याद हो जाएगा, नहीं। हो सके तो इसका चार्ट बना के दीवार के सामने चिपका दो, ओके बच्चों। नेक्स्ट, चिन्ह परिपाटी में आपको बहुत ही सिंपल सी बात बताऊंगा। देखो, चिन्ह परिपाटी है ना, जिनके पास गणित है उनके लिए बड़ा आसान है। आपको गणित का पता होगा, 2 अक्ष होते हैं,
ये हमारा क्षैतिज अक्ष है जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। एक्स का मान इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में। और ये ऊर्ध्वाधर हमारा ये ऊर्ध्वाधर अक्ष जिसे वाई अक्ष कहते हैं। ऊपर वाई का मान पॉजिटिव होता है, नीचे वाई का मान नेगेटिव होता है। ठीक है। सो देखो भाई, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई भी लेंस या कोई दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, अगर देखो वस्तु उधर जा रही है तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इधर क्या होता है, पॉजिटिव एक्स का मान। और इधर अगर कोई चीज रखी जा रही है तो वस्तु क्या होगा, नेगेटिव में होगा। इधर जा रही है तो पॉजिटिव, इधर आ रही है तो नेगेटिव। देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, जो वस्तु मैंने यहां रखा, जैसे ये मेरे पास ये चिन्ह है, ठीक है, वस्तु को हमेशा दर्पण और बिंब के सामने रखा जाता है। हमेशा वस्तु दर्पण या बिंब के सामने होगी। जैसे ये वस्तु है, अभी यहां मैंने रखा, वस्तु की ऊंचाई, ये हमारा ग्रीन टॉप दिख रहा है, ठीक है, तो ये ऊंचाई ऊपर की ओर है। अभी मैंने बोला ऊपर ऊंचाई ये प्लस में होती है, इधर ये प्लस में होती है, इधर नेगेटिव में होती है, इधर ये नेगेटिव में होती है। अब ये वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई ऊपर जा रही है तो वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव में होगी। लेकिन वस्तु को हमने रखा इस तरफ है, कितनी दूरी पर रखा है, तो वस्तु की जो दूरी होगी वो नेगेटिव में होगी। ठीक है, वस्तु जैसे ये वस्तु है ना, मैंने यहाँ पर रखा है, मान लो 5 मीटर दूरी पर रखा है, तो u का मान हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है। u का मान हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है। u का मान हमेशा नेगेटिव में ही होगा, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, इट डजंट मैटर, दिस विल बी फिक्स्ड। ओके, सो अब देखो, जैसे ये वस्तु है, इधर इसका प्रतिबिंब अगर इधर बनता है, नीचे बनना है प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब नीचे बनता है तो y का मान नीचे क्या होता है, माइनस में होता है, तो इसलिए ये प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो माइनस में होगा। अगर यहां बनता तो प्लस में होता। ठीक है, ये चीज है, समझ गए, सिंपल सा बात है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के लिए कुछ ट्रिक है। ठीक है, देखो, अगर यहाँ पर अवतल दर्पण है और यहाँ पर उत्तल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण को कॉनकेव कहते हैं, उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक है, सो वस्तु से जो दूरी होती है, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, u हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है। ये मैंने अभी आपको बोला था, u हमेशा नेगेटिव में लिया जाएगा। अगर फोकस दूरी की बात करें, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, चाहे अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। ठीक है, ये आप जानते ही हो, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, फोकस दूरी माइनस में होगी, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, फोकस दूरी प्लस में होगी। ठीक है, जो v है, v हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब से दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब से दूरी नहीं, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, ये लिखिएगा आप लोग, तो प्रतिबिंब की दूरी v, ठीक है, वस्तु की दूरी u, ठीक है, फोकस दूरी को हम f से दर्शाते हैं। तो v क्या होता है, देखो, वास्तविक होगा और आभासी होगा, इसका भी ट्रिक है, और उत्तल दर्पण में हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अब देखिए एक ट्रिक ये है लेंस के लिए, तो u का मान अभी मैंने बोला, अवतल लेंस u हमेशा नेगेटिव में होता है, चाहे अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, और फोकस दूरी अवतल लेंस में माइनस होगा और उत्तल लेंस में प्लस होगा। ठीक है, और प्रतिबिंब से दूरी ये हमेशा दोनों में वास्तविक होगा और आभासी होगा। ठीक है, अब आ जाओ, 2 तरीके के सूत्र हैं, एक तो दर्पण सूत्र है, एक लेंस सूत्र है। ठीक, तो दर्पण सूत्र में क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। f क्या है आपका फोकस दूरी, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है वस्तु से बिंब से वस्तु की दूरी। ठीक है, ये जानते ही हैं। आपका ये f क्या है, f आपकी है फोकस दूरी। ठीक है, पता होना चाहिए। u आपका क्या है, वस्तु की दर्पण से दूरी, दर्पण है तो दर्पण से दूरी, लेंस है तो लेंस से दूरी। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो ये आप जानते हैं, ये चीज होती है। और लेंस में क्या होता है, बस प्लस की जगह यहाँ क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, एक छोटा सा अंतर है। हो गया, कॉपी में लिखते रहिएगा आप लोग प्लीज। आगे बढ़ते हैं। आवर्धन में अगर मैं बात करूं दर्पण की, तो आवर्धन अंग्रेजी में क्या होता है, आवर्धन को अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन।
आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। जैसे ये वस्तु है, ये मार्कर आपको दिख रहा है, ये वस्तु है, ये हुआ बिंब, इसे बिंब कहेंगे। और इसकी जो परछाई बनेगी, छाया, ठीक है, ये रखा मैंने, हमारी इसकी छाया बनेगी, तो ये वस्तु, इसकी छाया बनेगी। ये वस्तु की ऊंचाई और इसकी छाया की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे हम आवर्धन कहते हैं। तो m बराबर होता है h' बट्टे h। h' क्या है? h' होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, और h क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। तो h' बट्टे h माइनस v बट्टा u होता है दर्पण वाले में, और लेंस वाले में वही चीज होता है, बस पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव का क्या हो जाता है? पॉजिटिव। एक ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक आपको बताता हूं, यहां पॉजिटिव है दर्पण में तो आवर्धन में नेगेटिव आ जाएगा, और लेंस वाले में देखो यहां नेगेटिव है तो आवर्धन में पॉजिटिव आ गया। ठीक, h' क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या होता है? बिंब की ऊंचाई। ट्रिक याद रखो, देखो जब h' का मान 0 से छोटा होता है तो m का मान भी 1 से छोटा होगा। अगर m का मान 1 है तो h' किसके बराबर होगा? h' और h आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अगर m का मान 1 से बड़ा है तो h' क्या होगा? बड़ा होगा, किससे? h से, ठीक है। अब मेन चीज, इसको भूल जाओ, ये चीज उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, ये चीज आप रटो ना रटो उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है ये, देखो अगर m का मान यहाँ दर्पण वाले में पॉजिटिव आता है तो जो प्रकृति होगी वो होगी आभासी प्रतिबिंब। कैसी होगी? आभासी प्रतिबिंब। अगर m का मान नेगेटिव आता है तो क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। इसको रटो, प्रकृति में आपको हेल्प करेगा। लेंस में आ जाओ, अगर पॉजिटिव आता है आभासी प्रतिबिंब, नेगेटिव आता है वास्तविक प्रतिबिंब। मैंने कुछ दिन पहले क्वेश्चन भी कराए वन शॉट वीडियो में, उसमें मैंने वन शॉट वीडियो में पूरे न्यूमेरिकल करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट छाट के 1.5 घंटे के अंदर। मेरा दावा है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, उस वीडियो को जरूर देख लो, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, 100% दावे के साथ कहता हूँ उस वीडियो से क्वेश्चन अगर नहीं आया ना तो मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा और जिंदगी में, ठीक है। उससे वही क्वेश्चन या फिर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है भाई? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। तो लेंस की क्षमता को हम, सूत्र होता है P बराबर, P मतलब पावर, पावर बराबर क्या होता है? 1/f, f मतलब फोकस दूरी। ये सूत्र हम तब लेते हैं जब फोकस दूरी हम मीटर में ले रहे हैं, 1/f, P बराबर 1/f, जब फोकस दूरी हम मीटर में लेंगे। और अगर हमारे पास फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखा है तो P बराबर ये सूत्र लगाएंगे 100/f, ठीक है। P क्या है? लेंस की क्षमता, F क्या है हमारे पास? फोकस दूरी। नेक्स्ट आ जाओ, मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार। तो स्पष्ट आंख की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और अधिकतम दूरी क्या होती है? अनंत। हम किताब को यहाँ रख, हमारी आंखें अगर सही हैं तो किताब यहाँ रख के पढ़ोगे ना, आपको साफ साफ पढ़ने में मिलेगा। लेकिन किताब को अगर दूर रख दो तो नहीं पढ़ पाओगे, ना ही एकदम पास में रख दो तो भी धुंधला दिखेगा, अगर आपकी आंखें सही हैं तो, ठीक है। और आप दूर का कहाँ तक देख सकते हो? सूरज, चंद्रमा सब दिख रहा है, तो फोकस दूरी क्या होगी? अनंत हो गई। अब कुछ दृष्टि दोष और उसका निवारण है। अगर आपको निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो इसको अगर दूर करना है तो आपको अवतल लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा। अगर आपको दूर दृष्टि दोष है तो आपको उत्तल लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा। और बोर्ड एग्जाम में इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार आता है, बार बार आता है। और अगर आपको जरा दूरदर्शिता दोष है तो आपको द्विफोकसी लेंस लगाना पड़ेगा। और ये दोष बुढ़ों में ज्यादा होता है, जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी हुई होती है, ना उन्हें दूर का दिखता है ना उन्हें पास का दिखता है, तो उनके चश्मे में उत्तल और अवतल दोनों लगते हैं, ठीक है। नीचे वाले में क्या लगता है? अवतल लेंस। ऊपर वाले में क्या लगता है? उत्तल लेंस। देखा होगा आपने, जब पढ़ाई करना होता है तो चश्मे को वो नीचे कर देते हैं, यहाँ पर यहाँ लटका देंगे और फिर ऐसे पढ़ेंगे। और जब दूर का दिखना हो तो चश्मा ऐसे ऊपर उठा देंगे ऐसे करके, इसलिए क्योंकि उसमें द्विफोकसी लेंस लगा हुआ होता है। अगला जो चैप्टर है विद्युत, सबसे पहला जो है सिंपल वही सूत्र लिखे, इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में हमें जरूरत है। पहला सूत्र है I बराबर Q/T। I क्या होता है? विद्युत धारा। Q क्या होता है? आवेश। T है हमारा समय। तो इस अगर किसी प्रश्न में I दे रखा है, Q दे रखा है, या Q दे रखा है, T दे रखा है, I निकालना है,
या टी दे रखा है, क्यू दे रखा है, आपको आई निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे। भौतिक विज्ञान में एक चीज निकालने के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, बट हमें वही फॉर्मूला लगाना है जो दिया हुआ है और जो निकालना है उसमें क्या संबंध बन पा रहा है, हमें वही फॉर्मूला लगाना होता है। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई हमारी विद्युत धारा है, क्यू हमारी आवेश है, टी हमारा समय है। और आई का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, क्यू का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, आवेश का मात्रक, और टी का मात्रक क्या होता है, सेकंड। कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो दोबारा देखिएगा। विद्युत विभव के लिए भी सूत्र है, V बराबर क्या होता है, W अपॉन क्यू, ठीक है। यहाँ W बराबर क्या बना सकते हो, वी क्यू, एक से अनेकों सूत्र बन जाते हैं। या फिर Q बराबर बना सकते हो, Q यहाँ आ गया W बट्टे V, ठीक है। तो एक फॉर्मूले से कई सारे सूत्र बन जाते हैं, बस एक याद होना जरूरी है। यहाँ से I बराबर क्यू टी था ना, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I गुना टी, ये हो सकता है। या फिर T बराबर क्या हो सकता है, Q अपॉन I। तो एक सूत्र से कई सारे सूत्र बन सकते हैं, ओके। तो V बराबर W अपॉन की, V हमारा क्या होता है, विद्युत विभव, W क्या होता है, वर्ग, कार्य, Q हमारा क्या हुआ, आवेश, और V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, सिंपल भाषा में, या फिर जूल प्रति कूलाम, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी कहते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या निकालनी है तो Q बराबर होता है आपका Ne, ठीक है। अगर आवेश निकालना है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो N बराबर होता है Q अपॉन E, ठीक है। और E चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसे आपको याद रखना है, ये क्या होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ठीक है। क्या होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम हर साल एग्जाम में आता है कि V समानुपाती I होता है। इसका मतलब किसी परिपथ में जिस आधार के जिस हिसाब से I बढ़ेगा उसी हिसाब से विभवांतर भी बढ़ेगा, अगर I घटेगा तो विभवांतर घटेगा। तो V समानुपाती होता है I के, समानुपाती का चिन्ह हटा, R लग गया, R यहाँ एक स्थिरांक है, ठीक है, जिस नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये जो ओम मात्रक है वो किसका है, प्रतिरोध का है, ठीक है। तो यहां से आप सूत्र निकाल सकते हो, R बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे में I गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, तो R बराबर होता है V बट्टे I, ठीक है। यहां से I भी निकाल सकते हो, I बराबर क्या हो जाएगा, V, ये R गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा V बट्टे R। नेक्स्ट, विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता, इस पर तो परिभाषा तो आएगा ही आएगा, अंकित प्रश्न भी आता है हर साल, ठीक है। तो रो बराबर क्या होता है, बेसिकली ऐसे सूत्र याद रखते हैं, R बराबर रो L अपॉन E, ठीक है, ऐसे याद रखते हैं बच्चे, ज्यादा ऐसे नहीं याद रख पाते हैं। R बराबर रो L अपॉन है, या फिर रो बराबर RA बट्टे L। R क्या है, प्रतिरोध, A क्या है, क्षेत्रफल, L क्या है, लंबाई, ठीक है। और ओम, ये जो P की तरह दिख रहा है ना आपको, इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। मात्रक कैसे बना सकते हो, अगर याद नहीं है तो मात्रक बना भी सकते हो। R प्रतिरोध का मात्रक हुआ ओम, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से 1 मीटर कटा, तो आंसर आ जाएगा ओम मीटर। क्या आ जाएगा, ओम मीटर, ऐसा आएगा। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कैसे होता है, अगर प्रतिरोधों को एक के साथ एक सिरा, इसका आखिरी सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, इसका आखिरी सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, तो एक का सिरा दूसरे सिरे के साथ अगर जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन में डायरेक्ट जुड़ता है। अगर हमें प्रतिरोधों का अधिकतम मान निकालना है तो प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो प्रतिरोध का मान अधिकतम आता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो सपोज करो हमारे पास 3 प्रतिरोध है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 4 प्रतिरोध होंगे तो प्लस R4, 5 हुआ तो R5,
ऐसे चलता रहेगा। समांतर में क्या होता है कि एक के नीचे एक रखा जाता है और सभी के ये जो छोर है, दिख रहा है ये छोर, सभी छोरों को एक बिंदु के साथ मिला दिया जाता है। सभी छोरों को ना, देखो इसका जो छोर है, इसका जो छोर है और इसका जो छोर एक बिंदु से मिला दिया गया, ये देखो। तो ऐसे संयोजन को हम क्या कहते हैं? समांतर या पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। और इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है 1/r बराबर 3 है ना, 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3 होता है। 4 होगा तो 1/r4, 5 होगा तो 1/r5। इसका डेरिवेशन भी मैंने करा रखा है, डेरिवेशन भी एग्जाम में आ जाता है प्रूफ करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट कुछ कार्य के कुछ फॉर्मूले हैं। क्या क्या फॉर्मूला है? जैसे W बराबर वी क्यू होता है, थोड़ी देर पहले लिखाया था। और आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है? IT। तो Q की जगह जैसे ही IT रख दिया तो VIT हो गया, ठीक है। और VIT हो गया। V बराबर क्या होता है? IR। तो जैसे ही इस V की जगह पे IR रखोगे, IT पहले से है, तो यहां से क्या हो जाएगा? V बराबर IR ना, तो ये I गुणा I क्या हो जाएगा? I²। और ये RT गुणे में आ गया, ठीक है। उसके बाद W बराबर क्या होता है? V² T/R। ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक वाट में कितना होता है? 3600 जूल होता है, एग्जाम में आ सकता है। 1 किलोवाट में 3.6 गुणा 10⁶ जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और एक यूनिट में 1 किलोवाट घंटा होता है। एक यूनिट में 1 किलोवाट घंटा होता है, ये आपको याद होना चाहिए। जो घर की बिजली मापने का 1 यूनिट सामान्य भाषा में बोलते हैं, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। फिर शक्ति के कुछ फॉर्मूले हैं। शक्ति में जैसे P बराबर क्या होता है? W/T। ठीक है, कार्य करने की समय दर को हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की समय दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो P बराबर W/T हो गया, ठीक है। P बराबर I²/R होता है, I² × R होता है, ठीक। और P बराबर V²/R भी होता है। तो ये तीनों सूत्र हैं शक्ति के। तो ये क्वेश्चन पर निर्भर करेगा कि हमें कौन सा लगाना है। अगर हमें प्रश्न में R दिया हुआ है, I दिया है, तो हम ये लगाएंगे। अगर हमें प्रश्न में W दिया है और समय दिया है तो हम ये लगाएंगे। अगर प्रश्न में हमें प्रतिरोध और विरोध दिया है तो हम ये लगाएंगे। शक्ति का मात्रक वाट होता है, वाट या फिर जूल प्रति सेकंड। वाट सिंपल पड़ता है, वाट ही हम याद रखेंगे। और आंतरिक प्रतिरोध का एक फॉर्मूला है I बराबर E/R+R। ये जो I है, I क्या है हमारे पास? विद्युत धारा, ठीक है। R क्या है हमारे पास? बाहर का प्रतिरोध। स्मॉल r क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। और E क्या है हमारे पास? विद्युत वाहक बल। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, अंक के प्रश्न आते हैं जो कि मैंने करा रखे हैं। तो न्यूमेरिकल मैंने बोला ना 1 शॉट वीडियो में, इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी मैंने करा रखा है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। देखो अधिकतम धारा के लिए ना, अगर किसी क्वेश्चन में बोल दे अधिकतम धारा के लिए, तो अधिकतम धारा के लिए जो ये बाह्य प्रतिरोध होता है उसका मान क्या होता है? 0 होता है। ये नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चैप्टर वाइज चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए अभी तक। अगला आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो ये यूपी बोर्ड में ज्यादातर पूछा जाता है। तो विद्युत का चुंबकीय प्रभाव धारा के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बी इसको और इसको जब साथ में लिखते हैं ना, वैसे अगर सूत्र याद रखोगे तो I/R हो जाता है। और इस समानुपाती का चिन्ह को जब हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है और उसका मान होता है μ0/2, ठीक है। μ0 का जो मान होता है वो होता है 4π गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर, ठीक है। ये होता है। और सीधा सीधा इसको या भूल जाना, इसका जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। इसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला। तो ये सूत्र याद रखना, ये सूत्र ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होता है? ये सूत्र होता है F बराबर BIL sin θ। इसे याद रखिए, क्वेश्चन सिंपल सा है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। क्या? BIL sin θ। बी क्या है? आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, थीटा आपका कोण है, एल आपका लंबाई है, आई आपकी विद्युत धारा है, ठीक है। तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर थीटा का मान 0 है, क्योंकि साइन थीटा का मान क्या होता है? 0। थीटा की जगह पे जैसे 0 रखोगे, साइन 0 का मान क्या होता है? 0। और 0 गुणा कुछ भी करोगे तो 0 हो जाएगा। अगर थीटा का मान 0 है तो एफ का मान 0 होता है
उस स्थिति में विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र आपस में समानांतर होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, अगर किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर बल का मान 0 है तो क्या होगा? तो क्या होगा कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होगी। अगर कोण अगर 90 आ जाए तो आप जानते हैं साइन 90 का मान जो होता है भाई वो कितना होता है? 1 होता है। 1 रखोगे तो BIL बचेगा, तो F बराबर BIL हो जाएगा। और उस स्थिति में जो विद्युत धारा होगी चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी? लंबवत होगी। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी? लंबवत होगी। ये 2 कंडीशन है, इसे आप लिख लीजिएगा कॉपी में बढ़िया से, ठीक है। टेस्ला जो होता है वो 1 वेबर मीटर ऐसे याद रखिएगा, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसा याद रखिएगा। अगला एक सूत्र है F बराबर क्यू बी साइन थीटा भी होता है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको आवेश दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र B दे रखा है, ठीक है, वेग दे रखा है, तो ये सूत्र लगाओगे। F बराबर, अगर आपको बल निकालना है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। F क्या है हमारे पास? चुंबकीय बल। Q क्या है? आवेश। V क्या है हमारे पास? चाल। और B क्या है हमारे पास? चुंबकीय क्षेत्र। अगर ये सब चीजें दे रखी है और आपको बल निकालना है, या फिर ये सब दे रखा है आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो ये सूत्र लगाओगे, ठीक है। इनको सबको लिख के याद कर लेना। तो आशा करता हूं इस वन शॉट वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में आपको हर एक सूत्र पता चल गया होगा, अपने नोट्स भी बना लिए होंगे, और आप अपने चार्ट बनाकर स्पेशली चिपका देना अपने डेस्क के सामने, और वीडियो को हर जगह शेयर करना। बाकी मैंने वन शॉट वीडियो जो बनाई है वो तो जरूर देखना, और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने न्यूमेरिकल के करा दिए। पूरा विज्ञान पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।